Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed the structure of Indian economy on the eve of independence. और इस डिस्कशन में हमने एक इम्पॉर्टेंट बात ये डिस्कस की कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था ये बैकवर्ड था और स्टैगनेंट था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. नाउ लेट अस टुडे डिस्कस द causes that were responsible for backwardness and stagnation of Indian agriculture during the British rule. देखिए, we can identify two principal factors. दो रीजन ऐसे हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. टू reasons are factors. Number one was the land revenue system under British Raj or British rule. देखिए, the British government in India invented a unique system of land revenue by setting up the triangular relationship among the government, the owner of the soil and the tiller of the land. एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप थी. एक तरफ गवर्नमेंट थी, दूसरी तरफ ओनर ऑफ सॉइल था और तीसरी तरफ टिलर था. और इस सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं. दिस वाज नोन एज द जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो जमींदार थे, ओनर्स थे, वायर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट. इनको सरकार की तरफ से एक फिक्स्ड सम देना पड़ता था एज लैंड रेवेन्यू. And the zamindars were absolutely free to appropriate as much from the tiller of the soil as they could. वो कुछ भी ले सकते थे इस टिलर से. The direct implication of the system of the land revenue was that the zamindars attempted maximum possible exploitation of the tillers of the soil. zamindars and tillers को exploit करते थे, उनका इस्तेसाल होता था. They would frequently raise the demand for land revenue and frequently eject the existing tillers with a view to enhancing it. इन पे जुल्म होता था. ये काम करने वाले ये टिलर्स थे, लेकिन जब ज़मींदार चाहता था ये लैंड रेवेन्यू को बढ़ाता था और इनसे कभी कभार हर्जाना भी ले आ जाता था. अगर ज़मींदार इनके काम से मुतमिन न होता तो उनको निकाल दिया जाता था काम से. और इस तरह से इन टिलर्स को इजेक्ट करना, इसका रिजल्ट ये होता था कि दे बिकम लैंडलेस लेबरर्स. ये लैंडलेस हो जाते थे, जरी गुलाम थे. जब इनको वहां से भी निकाला जाता था, एंड इट रिड्यूस्ड देम टू द स्टेट्स ऑफ लैंडलेस लेबरर्स. देयर वाज हार्डली एनी परमानेंट इंटरेस्ट इन द एग्रीकल्चर. चाहे जमींदार हो, सरकार हो या टिलर हो, किसी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता था. इट वॉज ऑलमोस्ट रुइनड. हम कह सकते हैं कि यहाँ के एग्रीकल्चर को रुइन किया गया था, तबाह बर्बाद किया गया था. हाउएवर एग्रीकल्चर वाज नेवर deserted even by the poorest of the poor, क्योंकि दिस वाज ओइंग टू द लेक ऑफ ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस. कोई मीन्स नहीं था तो बार बार हर एक इसी खेती के साथ लगा रहता था और उनकी हालात रोज़ बरोज़ खराब होती जा रही थी. जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न था फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ द एग्रीकल्चर वाज द फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. देखिए, फार्मर्स का जहां तक ताल्लुक है, दे वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप्स. जैसे इंडिगो है, इन पर्टिकुलर फ्रॉम कन्वेंशनल सबसिस्टेंस क्रॉप्स लाइक राइस, wheat,
को फोर्स किया जाता था, आप इन कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि इंडिगो वाज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन बाय फॉर डाइंग ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल। ठीक, तो क्वाइट ऑफन जो फार्मर्स थे दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। और इस फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन की वजह से इट एक्सपोज्ड द subsistence farmers to uncertainties of the market. While earlier they would grow grain for their family consumption, पहले ये खुद अपनी फैमिली के लिए ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, नाउ दे नीडेड कैश टू बाई इट फ्रॉम द मार्केट। अब इनको यही अनाज बाजार, खुद पैदा किया हुआ अनाज बाजार से खरीदना पड़ता था, बट दे वुड सेल्डम हैव कैश ओविंग टू देयर ओवर कंपाउंडिंग इंडेबिटनेस। लेकिन उनके पास अब कैश भी नहीं होता था, क्योंकि ये पहले से ही उन जिम्मेदारों के कर्जों में डूबे होते थे। कॉन्सिक्वेंस इसकी क्या थी, नतीजा इसका ये था कि दे वुड स्टिक टू एग्रीकल्चर एंड ऑलवेज बी एट द मर्सी ऑफ लैंड लॉर्ड्स आर मनी लैंडर्स। ये हमेशा उनके गुलाम रहते थे, लैंड लॉर्ड्स के गुलाम रहते थे, मनी लैंडर्स के गुलाम रहते थे, क्योंकि इनके पास काम करने के बावजूद पैसा नहीं होता। ठीक, तो ब्रीफली हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल was exploited as a source of revenue by the landowners। उनको सिर्फ मकसद ये होता था उनको पैसा मिले। अनफॉर्चुनेटली द रेवेन्यू वाज नेवर इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर। जो पैसा वो एग्रीकल्चर से हासिल करते थे, इसे खेती में, एग्रीकल्चर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया जाता था। इट वाज स्पेंड रादर वेस्टेड ऑन द लग्जरियस लाइफ स्टाइल ऑफ पैरासाइटिक क्लास बेटरली नोन एज जमींदार। ये सब जिम्मेदार की अयाशी पे खर्च होता था। कॉन्सिक्वेंटली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वाज एब्सोल्युटली बैकवर्ड, स्टैग्नेंट एंड नॉन वाइब्रेंट। एक बात। दूसरी बात, जो पार्टीशन हुआ इन 1947 स्ट्रक द फाइनल ब्लो, क्योंकि द इम्पैक्ट वाज सिग्निफिकेंटली सीवियर अपॉन जूट प्रोडक्शन। क्योंकि जो बल्क ऑफ फर्टाइल लैंड हमारे पास था जूट प्रोडक्शन के लिए, ये ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के पास चला गया, और हमारी एग्रीकल्चर का एक अहम हिस्सा, अहम कंट्रीब्यूटर जो रूह थी हमारी इस इकानमी का, वो चला गया। ठीक, और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर की तरफ ले जाना चाहूँगा। जो बैकवर्ड, स्टैग्नेंट एंड नॉन वाइब्रेंट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज शार्पली कंट्रास्टेड विद प्री ब्रिटिश पीरियड एग्रीकल्चर। अंग्रेज़ों के यहाँ आने से पहले हमारा एग्रीकल्चर तो ये कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि ब्रिटिश राज इंडिया में लागू होने से पहले जो इंडिया रूरल इंडिया था, इट वाज डिस्क्राइब्ड एज ए सिस्टम ऑफ सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटीज़। दीज विलेज कम्युनिटीज़ इंक्लूडेड फार्मर्स एंड द फंक्शनरीज। और ये फार्मर्स और फंक्शन